हमारे सारे ग्रुपों के लिए आप तालियां बजाएं कि उन्होंने 1 घंटे तक एक ऐसे मुद्दे पे गंभीरता से डिस्कशन किया जिस पे बहुत ज़्यादा हमें डिस्कशन की ज़रूरत थी, और पूरी जितने भी साथियों ने पूरी ऊर्जा इसमें लगाई है अपनी इस बात को समझने में, इसके जो विभिन्न पहलू हैं। और ये तालियां इसलिए भी कि देखिए ये जो स्टेटमेंट आपके पास थी, हम ये समझ गए थे 2 दिन की डिस्कशन में कि ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होंगी। वो इस रूप में कि लगभग आपकी मान्यता जो है, जो सोच है आरक्षण के बारे में, ये उसके विपरीत हमने स्टेटमेंट रखी थी, ताकि और यही एक वो बात है कि हम जो एक्टिविस्ट हैं, समाज को में किस तरीके से देखते हैं कि हम ना विपरीत तरीके से भी सोचना सीखें, कि हमारी जो बनी बनाई जो कन्फर्म करने वाली जो सोच है, एक बार उसको हिला के भी देखें। हमें ये तरीका भी आना चाहिए, हमारे अंदर ये स्किल भी होनी चाहिए कि हम विपरीत तरीके से भी सोचें, उसको देख सकें उस चीज़ को। एक तो इस कारण, और आपने बिल्कुल ठीक हो लिया। दूसरी ये इस वजह से कि सारे ग्रुपों में आपने सुना होगा ज़्यादातर उससे डिसएग्री थे जो स्टेटमेंट दी गई, और जो भी चाहे हम यहाँ बैठे हैं इकट्ठे, लेकिन क्योंकि आधिकारिक पर्ची तो यही थी, चिट्ठी। अब चिट्ठी को जो भी आधिकारिक तौर पे चिट्ठी का विपक्ष बनाना, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उस प्रक्रिया में कि जो दी गई थी उससे हम डिसएग्री करते हैं, और इस बात को मतलब डेमोक्रेसी में भी और वैसे भी हर जगह अपनी बात रखने के लिए ये उस कल्चर का भी एक पार्ट है, उसकी भी एक उसमें शामिल है। तो एक इसलिए भी सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से रखा, और उसमें जो इस बहस के आरक्षण के जितने भी सवाल हैं उसके सैद्धांतिक पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिकल चीज़ें आ रही हैं कि किसी के एडमिशन के बारे में, तो किसी की नौकरी के बारे में, कोई फिजिकल हैंडी उसके बारे में, जो डिफरेंट एबल्ड पर्सन है, कोई सेना में क्या हो रहा है, यानी कि जो प्रैक्टिकल जो आरक्षण की पॉलिसी लागू हो रही है उसके बारे में भी साथियों की पूरी नज़र है। तो इससे भी हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो खाली सिर्फ यूं सैद्धांतिक बहस में नहीं है, बल्कि जो व्यावहारिक पक्ष हैं किसी भी कानून के या स्थिति के, इसमें भी बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, या उस सच्चाइयों से वाकिफ़ होने की वाकिफ़ हैं पहले से, और ज़्यादा इसमें वो आएंगी। तो इस वजह से ये जो लगभग 1 घंटे तक, आधा घंटा आपने स्वयं डिस्कस किया, और फिर उसके बाद पौने घंटे के करीब मेरे ख्याल से यहाँ पे ये प्रेजेंट किया आपने, तो एक अच्छी चीज़ें निकल कर के आई हैं उसमें। देखिए, जो हमने ये स्टेटमेंट दी थी, हमारे पास जो स्टेटमेंट थी जिन पे चर्चा करनी थी, वो मैं फिर से पढ़ देता हूँ एक बार। और इन स्टेटमेंट्स में ही उनकी दिशा छुपी हुई थी, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि हम इसमें क्या बात कहना चाह रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी अपनी बहस में, प्रेजेंटेशन में या आपके डिस्कशन में भी स्वाभाविक तौर पे वो बात रही होगी कि जो हम जो जिस सवाल का उत्तर ढूंढ रहे हैं, हम उसी की तलाश में हैं। हमें चाहे कुछ भी स्टेटमेंट हो, पर हम अपना क्वेश्चन लेके फ्रीली चले हुए हैं कि कहीं कुछ भी बात होगी तो हमें इसकी आदत छोड़नी पड़ेगी कि जो हमारा मैंडेट है, जो हमारी सीमा है, हमें उसी में रहना है, उसमें फोकस करना है, उसको फोकस करके फिर दूसरी चीज़ को समझना है। तो उसमें थोड़ा सा चीज़ आप समझ रहे होंगे कि भी हाँ, थोड़ा सा हमारा फोकस बिगड़ रहा था चीज़ को समझने में। जैसे जो पहला इसमें स्टेटमेंट थी कि आरक्षण का बीज सत्ता के भूखे लोगों ने बोया था और वोटों की फसल काटने के लिए। ये आम तौर पे ये बात सुनाई देगी कि ये तो राजनीति की वजह से है जी, फलां चीज़ की वजह से है। अब ये कब सत्ता आरक्षण का बीज बोया गया था, यानी कि जो आरक्षण की पूरी हिस्ट्री है, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, ये हमें वहाँ ले जाती है ये चीज़। और जब तक हम आरक्षण की हिस्ट्री को, जो यहाँ पे जिक्र आया भी है, ग्रुप ने जिक्र किया कि जो अंग्रेजी शासन स्थापित होने के बाद, उससे पहले तो राजाओं का ज़माना था। राजाओं के ज़माने में जो भी प्रशासन में शामिल होता था,
वो उनकी लॉयल्टी पे होता था। जो राजा के वफादार हैं वो शासन प्रशासन में होते थे। उसमें कोई ना टेस्ट होता था ना कुछ होता था, क्योंकि डेमोक्रेसी थी नहीं। अंग्रेज़ों के आने के बाद जो नई शासन व्यवस्था बनी, शासन प्रणाली बनी, और उसमें लोगों से एजुकेशन के बेस पे, इस चीज़ के बेस पे प्रशासन में शामिल होने लगे लोग, और उसमें शामिल होने की जो होड़ लगी, जो कम्युनल फोर्सेस में भी दिखाई देती है और हमारे पूरे जो सोशल सामाजिक वो है उसमें भी वो दिखाई देती है, वो बात कि एक समाज है जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो अंग्रेज़ यहाँ पे पॉलिसी लेकर आए कि ऊपर के वर्ग को ज्ञान दीजिए और वो अपने आप नीचे तक रिस के जाएगा। ट्रिकल डाउन थ्योरी मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी का मेजर पार्ट है ये सोच का, क्योंकि बहुत डिस्कशन हुआ था इस बात पे कि किस भाषा में किन लोगों को क्या शिक्षा दी जाए और उसके क्या मकसद होंगे। इस पे अंग्रेज़ लगातार सोचते रहे थे। तो उसी के अनुभव के तौर पे सबसे पहले ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र, क्योंकि वो खुद एक ठेकेदार थे, जैसे जो कॉन्ट्रैक्टर, पहला डैम जो है उन्होंने बनाया इंडिया का पूना में, तो वो उनको इस बात का अनुमान हो गया कि ये स्कूल व्यवस्था में और जो भी सरकारी चीज़ें हैं, चाहे जुडिशरी सिस्टम है, कि इसके अंदर एक ही जाति के लोग हो रहे हैं। यदि किसी दूसरी जाति के लोगों को, जो जिनको निम्न जाति बोला जाता या वर्ण व्यवस्था में जो सबसे निचले पायदान पे हैं, उनको कोई कंप्लेंट है तो कंप्लेंट ऑफिसर को जाती है, वहाँ उसी कर्मचारी का रिश्तेदार है जिसके खिलाफ कंप्लेंट है, वहाँ से यदि वो जाती है तो जज भी उसी का रिश्तेदार है, मतलब तहसील भी, जज भी, पटवारी भी, सब एक वो बना हुआ है, तो कोई न्याय मिलेगा नहीं। तो ये व्यवस्था बनी हुई थी। इस बात को उन्होंने अपनी राइटिंग में उठाना शुरू किया और फाइनली इस बात पे वो इसकी वकालत करते रहे, मेमोरेंडम देते रहे कि जब तक जो समाज का जो निचला तबका है, मेहनत कश वर्ग है, उसको आप प्रशासन में शामिल नहीं करेंगे, तब तक उसके पास वो चीज़ें नहीं पहुंचेंगी जिनका आप कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ें पहुंचानी है उन तक। तो यहाँ से ये बात शुरू होती है और उसके तुरंत बाद, फिर उसके थोड़े से समय के बाद 1902 में ही मतलब रिजर्वेशन शुरू हो जाती है। कोल्हापुर जो स्टेट है, साहूजी महाराज मतलब, और वहाँ पे इसके खिलाफ फिर बहुत सारी चीज़ें भी हुई और एक इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि जो पहले से जो कर्मचारी थे, ब्राह्मण थे सारे, उन्होंने इसका बाइकाट कर दिया और सबने रिजाइन कर दिया सामूहिक तौर पे। तो उन्होंने सबके रिजाइन स्वीकार भी कर लिए और उनकी प्रशासन व्यवस्था में फिर जो डाउन ट्रोडन सेक्शन था उसके इतने ज़्यादा लोग मतलब उसमें शामिल हो गए, क्योंकि और वो उस आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा थे, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो आरक्षण का जो ये वो है, वो जो बीज है, साहूजी महाराज को किसी की वोटें नहीं चाहिए थी, वो पहले से राजा थे। ज्योतिबा फुले ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना था, तो ये एक सामाजिक बात थी कि यदि हमें भारत के अधिकांश लोगों को, मेहनतकश लोगों को जिनकी समस्याएं हैं, उनको शामिल नहीं करेंगे तो शासन सत्ता का चरित्र नहीं बदलेगा, उनको न्याय नहीं मिल सकता। आइडिया ये था इसके पीछे। और उसी उसमें जो फिर अलग से एक डिमांड की गई, जो कि पहले मुस्लिम लीग जिस बात को उठा ही रही थी कि सेपरेट इलेक्टोरल हो, पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है। फिर जब छोटे छोटे चुनाव होने लगे असेंबलीज़ के और के, तो ये बात आने लगी कि डॉक्टर अंबेडकर का मूवमेंट जो है वो सारा इस पे है कि जिस तरीके से मुस्लिम एक अलग प्रतिनिधित्व है उनका, हम भी क्योंकि हिंदू उसके अंदर मुख्य तौर पे शामिल नहीं हैं, अलग हैं, हमारे रीति रिवाज, कुएं के पानी के कुएं, सड़कें, सब चीज़ें तो अलग हैं, तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए कि हमारे प्रतिनिधि हम ही चुने। और ये जो गांधी और अंबेडकर के बीच में जो डिबेट है वो इस बात को लेकर के है, जो कि गांधी कहते थे कि सारे भारत का प्रतिनिधित्व हम ही करते हैं, मतलब कांग्रेस करती है, और ये इस बात के लिए असर्ट कर रहे थे कि नहीं नहीं, इन उनका प्रतिनिधित्व वो खुद ही करेंगे, यानी हम ही करेंगे। तो ये बहस थी और इस बहस पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है जितनी भी हुई, उसके बाद ये निर्णय हुआ कि हाँ ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब मतदाता सूचियाँ अलग अलग होंगी
अलग अलग उसके हिसाब से, तो वैसे कैंडिडेट चुने जाएंगे। तो इस बात के खिलाफ जो है फिर ये आंदोलन हुआ, गांधी जी ने जो है आमरण अनशन रख दिया, और वो इस अवस्था में हो गया कि काम ज़्यादा गड़बड़ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल था। तो उसमें फिर एक पूना पैक्ट के नाम से मशहूर है चीज़, मैं उसकी हिस्ट्री में नहीं जा रहा, आप सब लोग उसको जानते भी होंगे या मैं सिर्फ याद करवा रहा हूँ, नहीं तो आप जान लेना, बहुत मशहूर स्टोरी है। पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट में ये बात आई रिजर्वेशन की, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, कि ठीक है अलग तो सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ो, ये आप ले लीजिए। उस पे सहमति बनी। अब वो बाद में कैसे लागू हुआ, कैसे जो सही समझौता हुआ था वो नहीं लागू हुआ, उसको भी मैं छोड़ रहा हूँ, कि सिर्फ मैं इसी पॉइंट पे जोर दे रहा हूँ कि आरक्षण की बात संविधान बनने से पहले ही शुरू हो गई थी, और वो असल में और 1943-46 में जो फिर चुनाव हुआ वो उसके बेस पे हुआ, मतलब उसके आधार पे हुआ। तो ये आज़ादी से पहले ही आरक्षण की बात, जब किसी को वोटें ये सब चीज़ें, यानी कि वो प्रतिनिधित्व का सवाल था मुख्य रूप से, जो हम पे जिसको यहाँ पे मुख्य रूप से उठाया गया। और साथियों ने बाद में इस बात को बहुत अच्छे से भी रखा है कि देखिए जब जो पॉलिटिकल क्लास है फिर वो आरक्षण की बात करके कुछ राजनीतिक इस्तेमाल कर लेती है, वोटों की फसल काटना जिसको कहते हैं, लेकिन इसके मकसद में वो चीज़ शामिल नहीं थी। तो ये इशू को रिड्यूस करने के लिए ये बात आम तौर पे कही जाती है। यदि आप सब आरक्षण के समर्थक हैं तो इस बात का आपको सामना करना पड़ेगा जगह जगह कि ये तो राजनीतिक लोगों ने अपनी वोटों के लिए बना रखा है, इसमें आरक्षण से क्या बेनिफिट होना है, मतलब वो इसको एक इतनी बड़ी चीज़ को वो यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं कि तो उनका फ़ायदा होना है, समाज को क्या मिलना है। तो ये सवाल हमारा लगातार पीछा करता रहेगा, जिसका यहाँ साथियों ने मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को रखा है। पहले मैं जितने भी हैं इस पे थोड़ी थोड़ी बात रख देता हूँ। फिर इसके बाद जो दूसरा था कि जाति के आधार पर आरक्षण से मेरिट की अनदेखी होती है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि ये कहा जाता है कि देखो समाज में कि रिजर्वेशन से लोग आ गए तो देश का भट्टा तो बैठना ही था। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी दायरे हैं, यानी कि मेरिट के क्वेश्चन के ऊपर अब यहाँ चर्चा इस बात की हुई कि मेरिट कैसे तय होती है, नंबरों से तय होती है मेरिट। अब फिर वो जो काम करने की जो स्थितियाँ हैं, मतलब जिसमें बच्चे का पालन पोषण होता है, उसके पास जितने उपलब्ध अवसर हैं और जितनी पोजीशन है, उनके साथ मेरिट के क्या रिलेशन है, ये इन सब चीज़ों के बीच में ही मेरिट है। और मेरिट बदलती रहती है, मतलब एक टाइम पे यदि इस बार MBBS में नीट में एडमिशन जो है कट जो है 90% जा रही है, तो हो सकता है अगली बार 92 चली जाए। तो एक साल के अंदर ही मेरिट बदल गई है। नंबरों की जगह के हिसाब से भी बदल जाती है कि हरियाणा में मेरिट कुछ है तो पंजाब में कुछ है तो मध्य प्रदेश में कुछ हो रहा है। तो समय के हिसाब से और स्थान के हिसाब से ऐसे मेरिट बदलती रहती है कि मेरिट का जो एब्सोल्यूट जो आइडिया लेके आते हैं लोग कि अवसरों के साथ। और फिर दूसरा ये मेरिट जो तय होती है ये कैसे होती है, ये ना परीक्षा पे होती है, जो हम नंबर लेते हैं। एक्चुअली ये छंटनी का तरीका है, मेरिट है जो कि चुनने का तरीका नहीं है, दो लोगों को निकालने का तरीका है। मतलब एक तो होता है ना कि हमने 100 लोगों को चुनना है, एक होता है कि हमने जो 10,000 एप्लीकेशन आई हुई हैं उसमें से 9,900 को बाहर करना है। तो उसका कोई तरीका लगाओ। आप सुनते होंगे कि 50 साल पहले तो 5वीं पास ही पटवारी तहसीलदार बन जाते थे। आज देख लीजिए आप, 50 साल पहले वाले लोग क्या अयोग्य थे? बिल्कुल भी नहीं, उन्हीं का बनाया हुआ है। जो बेशक कोई कुछ कहता रहे कि 60-70 साल में कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं चारों तरफ, ये उन्हीं कम नंबरों वाले की बनाई हुई चीज़ें हैं। तो ये जो मेरिट भी बदलती रहती है। फिर इसका जो मंडल कमीशन ने इसका ख़ास तौर पे, क्योंकि वो एक वो बात है, पर मैं यहीं कह देना चाहता हूँ कि जब ये मंडल कमीशन बना पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए, उन्होंने इस क्वेश्चन को अच्छे से डील किया। क्योंकि जो पिछड़ेपन का आधार क्या हो, ये
किसी को समझ में नहीं आया था, लेकिन मंडल ने 2 साल में ही उसके आधार तय करके रिपोर्ट भी बना के दे दी थी। और वो अपर कास्ट नहीं थे मंडल, मतलब इतना बड़ा काम जो है उन्होंने, जो कि इतने सालों से हुआ ही नहीं था, वो सब कर दिया। उन्होंने जो आधार बनाया, उसके पॉइंट बनाए, वो तो अलग है, लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जो हमारे यहाँ साथियों ने जिक्र भी किया उस बात का, पर वो जो एग्जाम्पल है रिपोर्ट का वो मैं बता देता हूँ कि उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया कि एक मोहनलाल है बच्चा, उसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, वो एक ऐसे स्कूल में जाता है जिसमें पूरे टीचर हैं, वो उसके पास अपना घर है, लाइट भी लगी हुई है, वो फुल टाइम स्टूडेंट है, उसको और कुछ करना नहीं पड़ता, उसके घर में किताबें भी रखी हुई हैं, मतलब माँ बाप गाइड कर सकते हैं क्योंकि वो एजुकेटेड है। ऐसे ऐसे यानी कि एक मोहनलाल एक इस तरह का विद्यार्थी है। दूसरी तरफ एक लल्लू लाल है, उनकी एक झोंपड़ी है, उसमें 8 लोग रहते हैं, उसमें लाइट भी नहीं है, उसको स्कूल में जाने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उसी झोंपड़ी में उसके पशु भी बंधे होते हैं, उसको शाम सवेरे उसमें काम भी करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। उस स्कूल में टीचर भी नहीं है। ये दोनों हैं। अब आप बताइए, यदि दोनों का कंपटीशन करवाया जाए और नंबर बराबर रख दिए जाए तो किसके नंबर ज़्यादा आएंगे, मोहनलाल के या? और मोहनलाल पे कोचिंग सेंटर भी है, दिव्य कीर्ति का या और जितने भी बड़े बड़े कुछ भवानी सिंह जो भी हैं वो भी हैं, ब्रांडेड जो कोचिंग सेंटर है वो भी है उसके पास। तो कौन आदमी मेरिट में फर्स्ट आएगा? ये जो मेरिट का जो छल है, ये धोखा है मेरिट का, कि ये मंडल ये सब तो मेरे हैं, छल और धोखा तो। लेकिन ये लल्लू लाल और मोहन लाल का जो एग्जाम्पल है, ये मंडल कमीशन ने दिया, मंडल ने दिया उसके अंदर। और इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ ज़्यादातर लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के बैठे होंगे। एक बार ये हमारे पास भी आए थे यहाँ पे पी साईनाथ, बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप जानते हैं। वो बता रहे क्योंकि वो बड़े बाप के बेटे हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं शुरू से ही, सब कुछ है, क्योंकि टेस्ट अंग्रेज़ी में होता है मेरिट का, एडमिशन का, तो वो अपने आप ही एक प्रिविलेज है उनके पास। जो लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते, जिनकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो अपनी भाषा रही है, या हिंदी रही है, या कोई भी भारतीय भाषा रही है, वो उस इंस्टीट्यूट का टेस्ट पास ही नहीं कर पाएगा। जिस कंपटीशन में जो सवाल पूछे जाते हैं, नॉलेज का भी एक कैरेक्टर होता है कि क्या पूछा जाएगा। हमारे गांव के बच्चे से पूछो कि 1 एकड़ ज़मीन में कितने किलो बीज बोया जाता है गेहूं का, वो बताएगा फट से, 5वीं पास भी। उससे पूछो कि बिलियर्ड्स का चैंपियन कौन है नहीं, ये ऐसे ही सवाल आते हैं उसमें कि भाई, यानी कि जो नॉलेज है जिसके बेस पे आप टेस्ट कर रहे हैं, वो किस क्लास से जुड़ा हुआ है, किसको क्या पूछ क्या रहे हैं आप, वो किसके जीवन शैली का या किसके उसका हिस्सा है, कौन उससे जुड़ा हुआ है। आप सारे जो इस अभी तक भी जो हमारे यानी कि जो लोक ज्ञान है जिसको हम कहते हैं, वो नॉलेज का पार्ट नहीं है। उसको नॉलेज, बढ़ई के ज्ञान को नॉलेज थोड़ी माना जाता है। ITI से सर्टिफिकेट मिलेगा तब वो बनेगा। मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो नॉलेज है, लोक ज्ञान है जो हमारे, उसको आधिकारिक ज्ञान थोड़ी माना जा रहा है। तो ये जो ज्ञान का जो कैरेक्टर है अपना, मंत्र पढ़ना ज्ञान है, पढ़ाई ज्ञान है, उच्चारण करना भी ज्ञान है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना देना कोई ज्ञान नहीं। आप देखिए, कमाल की बात है। तो हमारी इसमें सारी जितनी भी यदि देखेंगे तो ये जो मेरिट है, और जिसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी धोखा खा जाते हैं, और इस डिस्कशन में भी आपने सुना होगा, जब आप मेरिट की बात कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि ये मेरिट के लिए तो था ही नहीं। भाई, मेरिट में कहाँ से कम है? किस तरह से मेरिट को उल्लंघन किया गया? ये मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की, कोई मैक्सिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती किसी भी चीज़ की। हर पोस्ट के लिए, हर चीज़ के लिए, जो सरकारी कोई भी पोस्ट है,
उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है जिसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो देखी जाती है, मैक्सिमम का कोई वो नहीं है। मिनिमम तो सब रखते हैं, नंबर एक बात। फिर यदि एजुकेशन में जाते हैं तो जो एडमिशन होता है, जो बात यहाँ कही गई, लेकिन उसको 4-5 साल पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही डॉक्टर बनता है, या जो भी इंजीनियर बनता है उसके बाद ही बनता है। उसमें तो कोई रिजर्वेशन नहीं है जो परीक्षा में कि कम नंबरों से पास हो जाएगा, कि जनरल के बच्चे तो 50% में पास होते हैं और जो शेड्यूल कास्ट बच्चे हैं उनको जो है वो 20% में ही पास कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है, कहीं पे भी नहीं कोई व्यवस्था है। तो ये जो मेरिट की जो बात है कि कहीं पे भी जो, और फिर जो बताया जाता है कि भी किस तरीके से जो मेरिट है, यदि उसको आप फुल कैपेसिटी को मापते हैं आप मेरिट को, कि सिर्फ नंबरों से यदि आप छोड़ भी दें कि मेरिट के और पैमाने, तो एक व्यक्ति कहाँ से चला है, आप सिर्फ कहाँ पहुँचा है को देख रहे हैं, फाइनल देख रहे हैं आप। जो चला कहाँ से है, हमें वो देखने की ज़रूरत है कि वो कहाँ से चला है। तो मेरिट मापने की जितनी भी जो चीज़ें हैं ये, और ये बड़ा ऐसा सवाल है जो जिसमें बड़े बड़े लोग जो है वो खाने लगते हैं। और मेरिट के कारण देश का भट्ठा बैठ गया, ऐसा आपने ज़रूर सुना होगा, ये हो गया वो हो गया, सब बर्बाद हो गया, एक रिश्वत लेते हुए हो गया, पुल गिर गया, जैसे अभी कह रहे थे कि भाई ये फलां चीज़ हो गई। तो मेरिट पे फिर अभी काउंटर क्वेश्चन आने लगा है, मैंने सुना है खुद ही, कि यदि मेरिट में ही सब कुछ होता था रिजर्वेशन से पहले, तो भारत पे जो इतनी बार हारा है, आक्रमण हुए हैं, विदेशी लोग आके बैठ गए हैं, तो किसकी गलती थी? सारे मेरिटोरियस लोग ही तो थे यहाँ पे। सारे जितना भी जो चीज़ें हैं, और भी अनेक चीज़ों के अंदर आप देखिए, यदि आप देखेंगे कि भी भ्रष्टाचार के जितने भी केस हैं, हर्षद मेहता से लेकर के, और जो आजकल भी भाग रहे हैं वगैरह वगैरह, मतलब यानी कि इस सवाल के ऊपर काफ़ी जगह ये होती है बात। तो इसको मेरिट की कंसेप्ट को ही चैलेंज करते हुए, और जो वर्तमान सेटअप है उसमें भी किस तरीके से जो शेड्यूल कास्ट है, जो रिजर्व्ड क्लासेज हैं, वो कैसे आगे जा रही हैं, कि जो EWS है, फिर जो ये प्राइवेट कोटा है, जो प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो मैनेजमेंट कोटा है जिसका जिक्र मोहम्मद जी ने किया था, कि उसके मेरिट पे कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई उसके खिलाफ कभी आंदोलन नहीं हुआ, कोई चर्चा में नहीं आएगी ये बात कि जो कम नंबरों वाला जिस तरीके से होता है। तो ये मेरिट नहीं है, ये कास्ट हेटर्ड है एक्चुअली। ये उनके प्रति जो सदियों से जो गरीब हैं और पिछड़े रहे हैं, वंचित रहे हैं, उनके प्रति जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनको पीछे रोकने का एक वो जमा हुआ जो वो चीज़ इस आर्ग्यूमेंट में परिलक्षित होती है, जो मेरिटोक्रेसी है ना जिसको बोलते हैं। और यदि आप इसकी फिर फर्दर और आगे जाओगे, आप इंटरव्यू की लिस्ट उठा के देखिए, सिलेक्शन लिस्ट, कि रिटन में कितने नंबर लिए और इंटरव्यू में कितने नंबर मिले। मतलब यदि इस चीज़ को देख लेंगे फिर तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो सिलेक्शन करने की जगह हैं वहाँ किस तरीके से भेदभाव और पक्षपात होता है, और कैसे एक जो रिजर्व्ड क्लासेज हैं उनको पीछे रखने के लिए सारा दिमाग इसमें लग जाता है कि किस तरीके से कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपनी जो रिजर्व की सीटें उसी में ही रहे, दूसरी मेरिट में ना वो जा पाए किसी भी तरीके से। मेरिट मतलब जो मेरिट का मतलब जो अभी यहाँ पे बात कह भी रहे थे कि जो ओपन पोस्ट हैं वो फॉर ऑल हैं, वो सिर्फ ये नहीं कि वो जनरल मतलब सब, जनरल में तो सब आते हैं। तो ये इस तरीके से जो मेरिट का जो मेरिट पे जो बात होती है रिजर्वेशन को लेकर के, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा बात हुई है, तो आप इस पे भी हमें इसमें उसको ज़रूरत है। जैसे कि ये तो नया मुद्दा है, और इसके ऊपर कि आरक्षण का आधार जो है क्या हो, जातिगत ना हो, आर्थिक हो, और हो भी गया है अब आर्थिक आधार पे आरक्षण। जो EWS है, देखिए जो मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी पिछड़ा वर्ग के उस पर, उसमें मेन चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, कि सामाजिक शैक्षणिक आधार पे पिछड़ापन, मतलब उसमें सामाजिक मुख्य बात है। और जो मंडल कमीशन ने जो सामाजिक पिछड़ेपन होने के जो पैमाने बनाए, वो नंबर बनाए थे कि यदि किसी के शैक्षणिक पैमाने ये हैं, सामाजिक ये हैं और आर्थिक ये हैं,
तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के उन्होंने ये जो कास्ट जितनी भी उसके अंदर जोड़ी, उनके नंबर दिए कि यदि इसमें सामाजिक तौर पे निम्न माना जाता है, कौन जाति किसके हाथ का पानी पीती है, मतलब इससे वो डिसाइड कर रहे हैं, किसके घर में क्या चीज़ उपलब्ध है, इस चीज़ से वो डिसाइड कर रहे हैं। वो पैमाने हैं, वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, मतलब वो 12-13 उन्होंने बनाए हुए हैं और यहाँ पे उस पर चर्चा भी की जा सकती है। तो ये जो आर्थिक आधार का जो आरक्षण है, अब ये तो इसको तो वैसे हमारी यूनिवर्सिटियों में या सब जगह तो इसको तो बोलते हैं तो लूट है, मतलब ये तो लूट है कि जो क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं है आर्थिक आधार पे आरक्षण देने का, और वो कर दिया गया है। और उसके लिए ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इससे भी हम जो हमारी पावर है उसका बायस्ड करैक्टर देख सकते हैं कि एक जितने भी पिछड़े में आंदोलन में शामिल होने के लिए आरक्षण के आंदोलन हुए, गुर्जर आंदोलन है, पटेल आंदोलन है, मराठा है, हरियाणा में जाट है, कितने लोग मरे हैं, कितने सालों से लगे हुए हैं कि हमें आरक्षण दिया जाए, कितनी उनकी लंबे लंबे वो हैं, नहीं हुए। इसके लिए किसी ने आरक्षण मांगे ही नहीं आज तक। ये इकोनॉमिक बेस पे किसी ने आरक्षण नहीं मांगा, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई इसमें गोलियां नहीं चली, कोई भारत जाम नहीं हुआ। एक दिन खबर आई सीधी कि भाई आरक्षण जो है 10% हो गया सबके लिए, और ये गरीबों के लिए नहीं है, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरीज हैं जो उनके गरीबों के लिए है। भले यदि जो गरीब हैं सारे वो भी उसमें आ सकते थे, लेकिन ये जो अनरिजर्व्ड है, यानी कि जो अभी तक जिनका रिजर्वेशन में 50% तक जो था, उनके अलावा के लिए है ये 10%। तो कोई अब इंडिया में कोई जाति बची नहीं हुई जिसका जो रिजर्वेशन में शामिल नहीं है, सारे शामिल है रिजर्वेशन में। अब सबको रिजर्वेशन मिल चुकी है, कोई उससे बाहर बचा नहीं हुआ। और इस रिजर्वेशन को देने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं कर सकते, वो भी तोड़ दिया कि इस रिजर्वेशन के लिए अब 60% रिजर्वेशन है टोटल जो EWS के साथ। तो इस EWS के बारे में बहुत सारी बातें आप खुद दिलचस्पी लेंगे तो आपको, जैसे जितने भी साथी हैं यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि उनकी मेरिट और में लॉ में भी कितना गैप होता है, कितना इतना अंतर होता है दोनों की मेरिट में। तो ये जो मेरिट का जो वो है और आर्थिक आधार का है, जैसे कि यहाँ बात आई भी थी एक छोटी सी कि देखिए जातिगत आधार का आरक्षण का क्या वो है, एक तो सामाजिक पिछड़ापन है, दूसरा इस देश के अंदर ना जाति नहीं बदल सकती, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ चेंज कर सकते हो आप, लेकिन कास्ट नहीं। इसीलिए जो फर्जी सर्टिफिकेट हैं BPL के, ये कोठी बनी हुई है लेकिन EWS में शामिल है। मतलब ये जो भ्रष्टाचार के जितने भी एग्जाम्पल हैं कि भी इसको आप रोक नहीं सकते इस चीज़ को। तो ये जो आर्थिक आधार पे आरक्षण है, इसका जो दुरुपयोग है, जो कहते हैं सही हकदार को नहीं मिल रहा, मतलब इसमें कौन है सही हकदार और वगैरह वगैरह, तो मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। जैसे ये जो यही आ गया, फिर एक और सवाल हमारा जो दिया था कि सच्चे हकदारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। ये भी एक बड़ी डिबेट है कि जो असली हैं उनको तो मिलता ही नहीं, ये कुछ लोग हैं जो उन्हीं के बच्चे आरक्षण लिए जा रहे हैं, बस इसका क्या फ़ायदा, इसको तो बंद कर देना चाहिए। कुछ लोगों को ही बेनिफिट मिलता है इसका क्या फ़ायदा, ये यहाँ से आता है ये आर्ग्यूमेंट आरक्षण के खिलाफ। तो ये जो कि कौन है सच्चे हकदार और किस आधार पे है ये चीज़, तो इसका क्या पैमाना, बहुत यहाँ से भी बहुत सारी वॉइसेस आई हैं कि भाई आरक्षण का एक तरह से मूल्यांकन होना चाहिए। सही बात है, हो जाए, हर पॉलिसी का होता रहता है कि कौन सी जाति का प्रतिनिधित्व जो है या आरक्षण प्राप्त करके कितना हो गया है, जांचा जा सकता है, कोई बात नहीं, उसके पैमाने फिर से बनाए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो यहाँ भी बात आई कि जनसंख्या की गणना तो करनी पड़ेगी ना, कि उसकी जनसंख्या के अनुपात में क्या उसको मिल गया है। अब जनसंख्या गणना का तो आपको पता ही है कि जनसंख्या गणना नहीं हो रही है,
सरकार की तरफ से जिसका काम है करवाना। और जितने भी केस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में किसी भी चीज़ की वजह से, तो वो कहते हैं कि भाई इसमें आंकड़े तो है नहीं, पहले गणना करवाओ। गणना सरकार करवाएगी नहीं। जिस राज्य ने गणना करवाने की कोशिश की, बिहार ने, उसको हाई कोर्ट ने कह दिया कि आपको पावर नहीं है करवाने की। अब आप देख लो कि आंकड़ों के बिना आप कुछ हो नहीं सकता, और आंकड़े आप इकट्ठा करोगे नहीं या करने दोगे नहीं। तो ये जो है ना कि सच्चे हकदारों का जो किसको मिले और इसका पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए, ये तो होता ही रहता है, होता ही रहना चाहिए, इसमें तो किसी को कोई वो नहीं है। लेकिन ये जो कहना है ना, जो मोहम्मद जी बात जोड़ रहे थे बीच में, कि ये डिमांड सिर्फ शेड्यूल कास्ट या उनसे की जाती है जिन्होंने आरक्षण से लाभ प्राप्त कर लिया है। दूसरे लोगों से नहीं कहा जाता कि यार आप 100 किल्ला के मालिक हो, क्या करोगे आप, नौकरी करके छोड़ दो। अब इतने कॉन्ट्रैक्ट ले तो लिए पहले ही, इतना कमा लिया, अब क्यों आप चक्कर में पड़ रहे हो इसके, अब दूसरों को लेने दो। कर तो लिया बहुत, इतने सालों से धंधा कर रहे हो, ये इतने सालों से फलां चीज़ कर रहे हो, कोई इस बात पे क्वेश्चन नहीं करता। ये सारा आदर्शवाद जो है, या जो सारा त्याग की जो डिमांड है, वो उन्हीं से अपेक्षा की जाती है जो समाज में त्यागे गए तो और दूसरी इसकी प्रैक्टिकल चीज़ भी है। प्रैक्टिकल बात यह है कि जिस तरह का हमारा समाज है, और जो ख़ास तौर पे जिन पदों के लिए बहुत ऊंची योग्यता चाहिए, ऊंची पढ़ाई चाहिए, हायर एजुकेशन चाहिए। हायर एजुकेशन आप समझते हैं कि वही बंदा ले सकता है जिसके पास थोड़ा सा आर्थिक बेस है, जो 15-20 साल तक अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो कौन है? अभी तो 6 लाख रुपए हरियाणा में है क्रीमी लेयर बीसी की। 6 लाख तो चपड़ासी की भी तनख्वाह है साल की। यदि चपड़ासी के बच्चे को रोजगार मिल गया तो उसको आगे लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसमें नौकरी में था ना। तो इस तरीके से तो ये जो बातें हैं, मतलब जो आरक्षण के जितने भी पहलू हैं, कि जैसे देखो हम यहाँ कास्ट पे चर्चा कर रहे हैं, कास्ट का इतिहास जान लेंगे, कास्ट कहाँ कहाँ आई, शास्त्रों में कैसे आई, फलां हुआ, पावर के साथ क्या रिलेशन है, उसके मीडिया में कैसे थे, अनेक पहलू हैं। लेकिन हर एक बंदे का जो टेस्ट है ना, मैं ये बताऊँ आपको, वो आरक्षण में होना है आकर के। यदि कोई व्यक्ति आरक्षण का पक्षधर है तो बात अलग है। और यदि वो ये कहता है कि देखो मैं जाति जुति नहीं मानता लेकिन आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसकी समझ का कोई बेनिफिट नहीं है, उसका फायदा ही कुछ नहीं है। मतलब मैं जाति को नहीं मानता पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये जो सोच है, इसका आपके प्रोग्रेसिव होने का, प्रगतिशील होने का कोई बेनिफिट नहीं है। ये जो विचार है, ये उन्हीं लोगों के पक्ष में चला जाता है, या जो समाज में पहले से ही आगे हैं, ये उन्हीं के काम का विचार है। तो इसलिए हमें अपनी पोजीशन को इसमें स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि हम जो है जाति को भी नहीं मानते, और जाति के आधार पर जो आरक्षण है सामाजिक न्याय के लिए, ताकि हमारा समाज जो है वो सबके उसमें हिस्सेदारी बने, सबका सम्मान, जो कल हम बात कर रहे थे कि सम्मान, हिस्सेदारी और बराबरी, ये जो 3 चीज़ें हैं जो सामाजिक न्याय की हमारी अवधारणा पूरी नहीं होती इन 3 शब्दों के बिना। हम उसके साथ आरक्षण के सवाल को जोड़ रहे हैं, इसलिए उसके साथ हैं। जब तक ये बात नहीं होगी तब तक, क्योंकि ये देखा है आम रूटीन की डिबेट्स में, आरक्षण आप अंबेडकर पे बात करो तो 2 सेकंड या 5 मिनट के बाद आरक्षण पे आ जाएगी। आप कास्ट पे बात शुरू करो तो बात आरक्षण पे आ जाएगी। आपकी जाति के बारे में समझ को कोई नहीं पूछेगा आप क्या है क्या नहीं। आप ये बताओ आपकी आरक्षण पे क्या पोजीशन है। और यदि आरक्षण पे आप पिछड़े वर्गों के साथ, जो सदा के शोषित वंचित वर्ग हैं, उनके साथ खड़े नहीं हैं, तो फिर से देखो कि मैं प्रगतिशील हूँ कि नहीं, मैं सामाजिक न्याय में भरोसा करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं भारतीय संविधान के मूल्यों पे अपनी दृष्टि निर्मित हुई है कि नहीं हुई है। मतलब ये बात सोचने के लिए फिर से हमें
अपने आप को उसमें डालना पड़ेगा। तो इसी तरीके से एक ये इधर से घूम के आता है ये सवाल हमने कि देखो यहाँ पे भी ये बात 2-3 बार आ चुकी है कि संविधान ये जो में आरक्षण है, अफर्मेटिव एक्शन, संविधान से अस्पृश्यता तो ख़त्म कर दी, लेकिन कास्ट उसके अंदर जुड़ी हुई है क्योंकि कास्ट के आधार पे रिजर्वेशन है। या फिर कहते हैं कि देखिए रिजर्वेशन है तो इससे भाईचारा टूटता है, आपस में दुराव बढ़ता है। या फिर बराबरी का जो कॉन्स्टिट्यूशन में है प्रावधान, उसकी अवहेलना होती है। जब हम सब बराबर हैं तो फिर रिजर्वेशन क्यों है? मतलब इस तरीके से भी ये सवाल घूम के फिर हमारे पास वापस आ जाता है। तो इसके बारे में भी जो ये बात है ना कि बराबरी का जो बात है, जातिवाद बढ़ता है, अलगाव होता है, ये तो पहले से ही बढ़ा हुआ है जातिवाद, कोई आरक्षण से या संविधान में आने से इनसे नहीं बढ़ा। लेकिन ये जो बराबरी का जो सवाल है कि देखिए ये जो कहना है कि कास्ट के आधार पे आरक्षण देने से बराबरी की चीज़ खत्म हो जाती है। जो यहाँ पे बात आई साथियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कही कि अनइवन पोजीशन में, यानी कि असमान परिस्थितियां में जब लोग रहे, एक लल्लू लाल है और एक मोहन लाल है। अब लल्लू लाल के लिए और मोहन लाल के लिए क्या आप एक जैसी पॉलिसी बना करके बराबरी कायम कर सकते हैं, जो हमारे संविधान का उद्देश्य है? और संविधान का उद्देश्य नहीं है, जो पूरे मॉडर्न सोसाइटीज़ का उद्देश्य है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, जिसके बिना कोई आधुनिक मनुष्य नहीं हो सकता। मतलब कपड़े डाल सकता है पर इन वैल्यूज़ के साथ ही वो आधुनिक बनता है, यदि वो इन वैल्यूज़ को धारण करता है। तो ये इसलिए जो ये जो सवाल है कि संविधान में बराबरी के, बहुत सारे लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट आप सुनेंगे कुतर्क कि यदि महिला पुरुष बराबर हो गए तो ये बस में सीटें रिजर्व क्यों की हुई हैं इनकी महिलाओं के लिए? बस में सीट सर कोई बड़ी बात भी नहीं, मतलब। तो यानी कि ये जो एब्सोल्यूट बराबरी है, संविधान में लिखा है अवसरों की बराबरी, परिणामों की बराबरी नहीं। उसके बावजूद भी सब लोग बराबर नहीं हो जाएंगे, पर अवसरों की बराबरी। मोहनलाल पे कितने अवसर हैं और लल्लू लाल पे कितने अवसर हैं? उन अवसरों की बराबरी करने के लिए सरकार को, भारतीय राज्य को ऐसे प्रावधान करने होंगे कि वो अवसर बराबर मिले और फिर कंपटीशन हो, फिर मेरिट की बात हो। यदि अवसर बराबर नहीं है और आप मेरिट की वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो फिर ये एक धोखा है, ये एक छल है। तो ये हमारी जो आरक्षण से संबंधित जो जहाँ पे भी हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसके पक्ष में या विपक्ष में ऐसे ही सवाल आते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आ गया वो सवाल किसी तरीके से कि जो उसके विपक्ष में जो चीज़ होती है कि आरक्षण दिमाग से कमज़ोर बना देता है और आलसी बना देता है उन लोगों को जिनको आरक्षण मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको पता है आरक्षण एक गारंटी है कि मेरे को तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, इसलिए मैं मेहनत क्यों करूं, मैं आलसी हो जाऊंगा। और फिर क्योंकि मैं मेहनत नहीं करूंगा इसलिए मेरा दिमाग भी, मैं मंदबुद्धि रहूंगा, और मैं मंदबुद्धि रहूंगा और सिस्टम में चला जाऊंगा तो मेरिट, और फिर कैंची तो छुटेगी पेट में, मतलब पुल भी गिरेगा और जो भी गिरेगा वो जिम्मे तो उसी के लगेगा, फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे अग्रवाल के शुक्ला जी के बनाने से गिरा हो, लेकिन नाम तो उसी का ही लगना। तो ये ना ये दुष्चक्र है, ये एक आइडिया की एक सिरा है। ये पहुंचेगा कहाँ ये सिरा? यदि हम इस विचार को अपने अंदर धारण किए हुए हैं कि वो आलसी हो जाते हैं और उनका दिमाग जो है कमज़ोर हो जाता है, मंद पड़ जाता है। तो ये इस आइडिया को जब हम एक्सपेंड करेंगे, इसी दिशा में आगे बढ़ाएंगे, तो अंततः ये फिर वहीं जाएगा सवाल जिस पे हम कल बात कर रहे थे कि प्रतिभाएं तो पैदा हो ही नहीं सकती, मतलब जो ये समाज है। तो ये पैकेज है पूरा, वो आर्ग्यूमेंट वहीं से आते हैं सारी जगह, तो घूम करके, या फिर इस तरह की ये समानता के विरुद्ध है, या आरक्षण असफल हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्या मिला आरक्षण से? बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं जो बहुत प्रोग्रेसिव है, रिवोल्यूशनरी हैं,
उनके मुंह से भी आप सुनोगे आरक्षण से कुछ नहीं होना जाना जी, आरक्षण का क्या फ़ायदा है। आप देखो यहाँ भी बात कही गई है कि आरक्षण की वजह से शेड्यूल कास्ट में कितना बड़ा मिडिल क्लास है आज, जो सब पूरे सार्वजनिक स्पेस में है। कोई जगह ऐसी नहीं बची हुई जहाँ पे शेड्यूल कास्ट की उपस्थिति नहीं होगी। किस वजह से है वो? सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की वजह से। यदि इस दृष्टि से देखें तो भारत में सारी पॉलिसी फेल हो गई होंगी, लेकिन आरक्षण फेल नहीं हुआ, क्योंकि उसको उसके लिए जितने एफर्ट किए गए, जितना उसको दिया गया, उससे ज़्यादा उसका बेनिफिट हुआ है। उससे ज़्यादा सार्वजनिक स्पेस में ये जो हमारी इतनी बड़ी आबादी है वो अपने टैलेंट का, अपने प्रतिभा का एक्सरसाइज कर रही है, अपना कंट्रीब्यूट कर रही है। वो सारी जगह पे मौजूद है। जो उसने सीखा उसकी प्रैक्टिस कर रही है सारी जगह पे, वो दिखाई देंगे हमें सारी जगह। तो ये इस रूप में बहुत सारे लोग करते हैं। जब देखो ये तो समाधान क्रांति से ही होना है। अभी पर्ची आई है कि इन समस्याओं का हल इस सिस्टम के अंदर है क्या, मतलब ये इस तरीके से कि भाई इससे हल नहीं होना और हम जो है एक क्रांति करते हैं। चलो, मतलब इतनी दूर जाके छोड़ दो समाधान को जिसको हम प्राप्ति नहीं कर पाते अभी तुरंत। तो ये जो चीज़ है, जो बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं वो भी उनकी तरफ से ये सवाल आता है कि आरक्षण का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। और ये बहुत सारे लोग हमारी बातचीत में भी आप देखेंगे, कुछ नहीं जी, कुछ बदला नहीं है सिचुएशन, वही तो बात है, पहले भी ऐसा ही होता था, अब भी लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती। पता क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो समाज बदला है, जो बहुत तेज़ी से बदला है, जो बहुत एडवांस कर गया, जिसके अंदर इतनी चेतना है, उसको रिकग्नाइज करो कि हमारे स्ट्रगल से, हमारी मेहनत से हमने ये अचीव किया है, जो कि 50 साल पहले, 20 साल पहले संभव नहीं था, किसी भी सूरत में नहीं था। जब तक हम अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं करते या रिकॉग्नाइज नहीं करते, रेखांकित नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ते। हमें प्रेरणा किससे मिलती है? हमारी अचीवमेंट से मिलती है कि देखो इतने साल में ये कर लिया और इतने साल में ये हो जाएगा। जैसे कि अभी हिमांशु जी कह रहे थे कि 50 साल में सारा धर्म नाश हो जाएगा क्योंकि जिस तेजी से हो रहा है, जिस तेजी से चीज़ें बदल रही हैं, तो ये जो चीज़ है ना कि कुछ नहीं हुआ, या ये भी चीज़ आती है कि जो लाभार्थी हैं यही, वो छोड़ क्यों नहीं देते आरक्षण, अपने आप स्वतः ही त्यागी भाई, वो छोड़ क्यों नहीं देते? एक बार ले लिया अपने आप छोड़ दे। देखो ये प्रिविलेज सबको छोड़ देने चाहिए, ये सही बात है कि जिस आदमी के पास, ये सिर्फ आरक्षण वाली जातियों को ही नहीं, सबको ही अपने प्रिविलेज छोड़ने चाहिए। लोकतंत्र में अच्छी बात है कि यदि मेरे पास कोई प्रिविलेज है तो मैं उसका त्याग करता हूँ। बहुत सारी चीज़ों को हमारे प्रधानमंत्री ने छुड़वा लिया कि भी ठीक है, आप गैस की सब्सिडी में छोड़ दो, तो इसमें भी छोड़ दो। कुछ लोग उत्तराधिकार में छोड़ दो कि इतनी ज़मीन मैं क्यों लूँ, मैं अपने मेहनत से ही आगे बढ़ूँगा। मतलब मेरे फादर के जो 100 किले ज़मीन पड़ी है, मैं उसको आज छोड़ के संभावना इंस्टीट्यूट को दे देता हूँ कि भाई मैं अपनी ताकत से आगे बढ़ूँगा। गांव के भूमिहीनों को दे देता हूँ। हाँ, कुछ भी मैंने त्याग दिया। मैं ये इतने बड़े बड़े कारोबार हैं, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूँगा। मैं अपने बच्चों को एक निक्का पैसा नहीं दूंगा, अपनी मेहनत से बढ़ो भाई, शिक्षा दूंगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन ये छोड़ने की बजाय ये उपदेश माला है जो कि भाई ये अब छोड़ दो जी, जो लाभार्थी हैं। तो ये जो वहाँ से आता है सवाल, ये फिर वही होता है क्योंकि बहुत सारी जो उच्च शिक्षण की वो है, उसमें आपके पास कैंडिडेट भी नहीं है। जो एक गरीब आदमी है जो अपना गुजारा नहीं कर सकता इस व्यवस्था में, वो इस व्यवस्था में अपने बच्चों को कितना दूर तक शिक्षित कर सकता है? ये तो पुराने सरकारी सिस्टम के पढ़े हुए लोग हैं जो वहाँ तक पहुँचे हैं। जो आज का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें वो कैसे वहाँ से पहुँचेंगे? या फिर ये भी जो सवाल आता है, भ्रमर जी ने ठीक ही कहा कि आरक्षण तो 10 साल के लिए हुआ था और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। देखो वैसे तो पोजीशन ये है कि 10 साल के लिए पॉलिटिकल आरक्षण की बात थी, और पॉलिटिकल आरक्षण की बात एक बार आप पॉलिटिक्स वाले लोगों को कह करके देखना कि भी थारा तो 10 साल के लिए था
और वैसे ही दिए जा रहे हैं तो हाँ, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता। पर उसमें भी कि यदि 10 साल के लिए भी है, मैं वैसे ही बात कह रहा हूँ भाई, 10 साल के अंदर ये सोचा गया था कि इस अनुपात में जब इतनी भागीदारी हो जाएगी फिर आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। भाई हमें आरक्षण की क्या जरूरत है? कौन मांग रहा है आरक्षण? कोई आरक्षण नहीं मांग रहा। हमें तो अपनी जो समानुपात है, देश की जितनी भी दौलत है, संपत्ति है, सब कुछ है, उसमें दे दो। मतलब जो जब आपको पता है ना, इकोनॉमिक्स के जो प्रोफेसर हैं सर हमारी यूनिवर्सिटियों में, पिछले 50 साल से ये पढ़ा रहे हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो इतनी है। एक बार बांट के दे दो सबको। गिनती तो कर रहे हैं हमारी, दे नहीं रहे। फिर वो ये कहते हैं कि भारत पे ना अभी नया आंकड़ा आया है, क्योंकि कर्जा कितना है, भारत पे कितना कर्जा है, हर बच्चे पे इतना इतना कर्जा है। हिमांशु जी एक बार संपत्ति का भी हिसाब लगाओ, कितनी संपत्ति है और बांट दो। हमारे अंदर कर्जा तो ले लेंगे हम, लेकिन कोई आइडिया भी ड्रॉप नहीं करना चाहता संपत्ति बंटवारे का, कर्जे बंटवारे का आइडिया है। मतलब कर्जे में हिस्सेदार हो आप, पर संपत्ति में हिस्सेदार नहीं हो। एक बार उसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, कह दीजिए कि भाई तुम्हारी इतनी संपत्ति है, इतना कर्जा, कोई इंडियन फट से लेंगे। तो ये जो यानी कि इस तरह के सवाल ये सारे आरक्षण के उस पे आते हैं, और ये एक फुल पैकेज है आइडियोलॉजी का। उसमें बात कुछ भी हो, जाति के आरक्षण की बात होती है। देखो मैं हरियाणा में पढ़ाता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी में क्या है कि भाई एडमिशन होएगा 85% तो हरियाणवी का ही होगा। पहली बात, हर यूनिवर्सिटी में होगा ये कि वो यदि स्टेट यूनिवर्सिटी है तो 50% 85% एडमिशन होगी। रिजर्वेशन कैसे होगी? यानी कि आपके अधिवास के आधार पे, आपकी डोमिसाइल के आधार पे रिजर्वेशन है। फिर जो ये फौजियों के लिए, इसके लिए, उसके लिए जितने आधार हैं आरक्षण के, स्पोर्ट्स के लिए, फलां चीज़ के लिए, मतलब कोई उस पर चर्चा नहीं है। चर्चा सिर्फ जो है वो जातिगत आरक्षण पे ही है। तो इससे ये लगता है कि सवाल इस जाति वाले आरक्षण के बारे में, क्योंकि ये इस तरह के उस पर मिला हुआ है, तो ये जो आरक्षण के जो आधार हैं उनको इस तरह से देखने की ज़रूरत है। खैर मतलब यदि हम उसका भी खोलेंगे मंडल कमीशन की, वो उसके आधार तो कुछ लंबा नहीं हो जाएगा मामला, शेयर कर देंगे हम। तो उसको हम छोड़ देते हैं इस बात को। आप अभी बचा के रखिए जगह, हाँ छोड़ देते हैं। मतलब कुछ स्पेस जो है ना, कुछ जीबी 20 मिनट बातचीत हो जाए किसी सेशन में, कभी ना कभी हो जाएगी। अब तो हमें है अभी इतना काफ़ी है कि जो आपने चर्चा की बहुत अच्छी थी, उसके बहुत सारे पहलुओं पे